नमस्कार, मेरा नाम चंद्रभान सिंह भदौरिया है और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। इस वीडियो के जरिए आज हम बात करेंगे इस पूरे संसदीय क्षेत्र के इतिहास की, जो कि अब रतलाम लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता है। एक जमाने में ये धार झाबुआ लोकसभा सीट कहलाती थी। उसके बाद ये झाबुआ एसटी के नाम से जानी गई और 2009 से इसे रतलाम के नाम से जाना जाता है। लेकिन चलन की अगर हम बात करें तो इसे झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट कहा जाता है। इस सीट का क्या इतिहास है, कब कौन सांसद बना, उस समय क्या हालात थे, कितने अंतरों से उसने जीत हासिल की, उस समय की राजनीतिक हालात क्या थे, परिस्थितियां क्या थी, क्या समीकरण थे जिसके चलते उस दौर की राजनीति प्रभावित होती थी। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम 1952 से। ये वो साल था जब भारत में लोकसभा चुनाव पहली बार हो रहे थे, भारत का संविधान लागू होने के बाद। आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और उसके बाद देश में पहले आम चुनाव लोकसभा के लिए 1952 में आहूत किए गए। तो इस समय पहली जो लोकसभा सीट थी वो कांग्रेस ने जीती थी 1952 में और पेटलावद इलाके के रहने वाले अमर सिंह यहाँ पर पहले सांसद बने थे। तो उस समय जो सीट थी वो उसमें रतलाम जिला शामिल नहीं था, लेकिन अमर सिंह डामर साहब कांग्रेस के पहले सांसद यहाँ पर बने थे। 1957 से लेकर 1952 से लेकर 1957 तक वो सांसद रहे और इस अपने संसदीय कार्यकाल में उन्होंने कोई भी सवाल नहीं उठाया था संसद में, ये जानकारी भी आ रही है। लेकिन पार्टी, वो इतने सज्जन थे, मिलनसार थे कि कांग्रेस ने उन पर फिर से भरोसा किया और जब दूसरी लोकसभा का चुनाव 1957 में आया तब अमर सिंह बघेल ने जनसंघ के नाथू सिंह को एक बार फिर से 41,596 वोटों से हरा दिया था। ये जीत पहली जीत के मुकाबले बड़ी थी। पहले आम चुनाव में 1952 में अमर सिंह जी ने 13,148 वोटों से प्रताप सिंह जी को हराया था, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के हुआ करते थे। और आपको बताना चाहूँगा कि ये वो समय था जब बामनिया में विराजित स्वर्गीय मामा बालेश्वर दयाल का पूरा जलवा इलाके में चलता था। बांसवाड़ा से लेकर कुशलगढ़, दाहोद, पंचमहल, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, इस इलाके में उनका काफ़ी प्रभाव था और जो जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के मतदाता हैं वो उनसे काफ़ी प्रभावित थे। आज भी उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनकी समाधि पे वो जाते हैं, अपनी फसल चढ़ाते हैं, ककड़े भुट्टे चढ़ाते हैं और उनको देवता तुल्य मानते हैं। तो ये वो दौर था जब स्वर्गीय मामा बालेश्वर दयाल की इस पूरे इलाके में तूती बोलती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को जीत मिली थी, अमर सिंह डामर जीते थे और दूसरे चुनाव में 1957 में भी अमर सिंह डामर को विजय मिली थी। बात शुरू करते हैं हम तीसरी लोकसभा की। तीसरी लोकसभा के लिए 1962 में चुनाव हुआ था। ये वो साल था जब भारत और चीन का युद्ध समाप्त हुआ था और यहाँ पर पहली बार कांग्रेस के टिकट से ही लगातार तीसरी बार जमुना देवी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार सांसद बनी थी और वो थी झाबुआ सीट। तो उस समय यहाँ पर मनावर ईस्ट और वेस्ट, सरदारपुर और कुक्षी विधानसभा सीटें भी शामिल हुआ करती थी और इसी का यही वजह थी कि जमुना देवी को टिकट दिया कांग्रेस ने और जमुना देवी कांग्रेस के टिकट पे युवा सांसद बनी थी 1962 में। उन्होंने गट्टू सिंह को, जो कि जनसंघ के हुआ करते थे, उन्हें 22,384 वोटों से हराया था। ये सन 1962 का था। तीसरी लोकसभा के चुनाव में इस इलाके की सांसद जमुना देवी बनी थी। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद साल आता है 1967 का, 1967 का। चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था और इसमें पहली बार झाबुआ और राणापुर के बीच में ढेकल गांव आता है। वहां के रहने वाले बिल्कुल साधारण से परिवार के सुरसिंह भुरिया लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इस चुनाव में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की सड़ी बाई को 38,385 वोटों से हरा दिया था और पहली बार वो सांसद बने थे। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जमुना देवी का 1967 में कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, तो ये एक बड़ी बात है। और सुरसिंह को आजमाया था, सुरसिंह भुरिया को, और सुरसिंह भुरिया कामयाब रहे थे 1967 में चौथी लोकसभा में पहुंचने में। उसके बाद सन आया 1971 का, पांचवी लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था
और इस समय भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू नहीं हुई थी। हालांकि 1971 का जो साल है वो पाकिस्तान के विभाजन के लिए भी याद किया जाता है, इंदिरा गांधी की दिलेरी के लिए भी याद किया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया। लेकिन उसके पहले जो चुनाव हुए थे उसमें यहाँ पर पहली बार मामा बालेश्वर दयाल के आशीर्वाद से अलीराजपुर निवासी, हालांकि मूल निवासी वो सरवड़ गांव के रहने वाले थे, रतलाम के पास के भागीरथ भंवर, वो यहाँ पर सांसद चुने गए थे सोशलिस्ट पार्टी के बैनर से। और कांग्रेस को आज़ादी के बाद पहली बार 1971 में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के सिटिंग एमपी सुरसिंह भुरिया को भागीरथ भवन ने 62,557 वोटों से हरा दिया था। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जमुना देवी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो जमुना देवी यहाँ पर बागी बन के कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ी थी और 8,000 के आसपास उन्होंने वोट पाए थे और शायद कांग्रेस की हार की वजह भी बनी थी। तो ये एक बड़ी जानकारी है कि 1971 में जमुना देवी कांग्रेस की हार की वजह बनी थी और पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सांसद यहाँ पर चुना गया था। वो सन था 1971 में 5वीं लोकसभा में भागीरथ भंवर पहली बार पहुंचे थे। उसके बाद 1975 में जैसा आप जानते हैं कि इमरजेंसी लगा दी गई थी और उसके बाद छठे लोकसभा के लिए 1977 में चुनाव हुआ। और 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय लोकदल की ओर से, इस बार भारतीय लोकदल की ओर से भागीरथ भंवर ने चुनाव लड़ा था। इसके पहले के चुनाव में 71 के चुनाव में वो सोशलिस्ट पार्टी की ओर से लड़े थे, लेकिन 1977 में भारतीय लोकदल की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा। और चूंकि आपातकाल में इंदिरा सरकार ने जिस तरीके के अत्याचार आम लोगों पे किए थे, जिस तरीके से नसबंदी अभियान चलाया गया था, जिस तरीके से मीसा कानून के जरिए लोगों को बगैर मुकदमे के, बगैर प्रोसिक्यूशन के कई महीनों और कई सालों तक जेल में डाला जाता था, उससे पूरे देश में एक लहर थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। और उस लहर पर सवार होकर 1977 में भागीरथ भंवर भारतीय जनसंघ के बैनर से 62,672 वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। और ये साल इसलिए महत्वपूर्ण है कि झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम, इन तीनों जिलों की राजनीति में सबसे अहम रोल रहा है, बड़ा नाम रहा है दिलीप सिंह भुरिया का। तो ये वो साल है जब दिलीप सिंह भुरिया ने राजनीति में डेब्यू किया था और दिलीप सिंह भुरिया पहली बार कांग्रेस की टिकट से 1977 में चुनाव लड़े थे, लेकिन इंदिरा विरोधी लहर, आपातकाल विरोधी लहर का वो शिकार हो गए और 62,672 वोटों से उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। तो पहला चुनाव दिलीप सिंह भुरिया 1977 में लड़े और वो भागीरथ भंवर से हार गए थे, जो कि जनसंघ के उम्मीदवार थे। और हार की वजह मैंने आपको बता दी कि आपातकाल के बाद जो गुस्सा था कांग्रेस को लेकर, इंदिरा गांधी को लेकर, नसबंदी को लेकर और मीसा कानून को लेकर, उसका खामियाजा दिलीप सिंह भुरिया को यहाँ पे भुगतना पड़ा था। आपातकाल के बाद जैसा आप जानते हैं 77 में मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन बात नहीं बनी। आपस के अंतर विरोधों में उनकी सरकार गिर गई, चौधरी चरण सिंह बनाए गए, फिर भी बात नहीं बनी और ये पूरी सरकार 2.5-3 साल के अंदर फिर से गिर गई। नतीजा 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए और इस दौरान इंदिरा गांधी को जनसंघ से जुड़े नेताओं ने जेल में डाला था और इंदिरा गांधी ने वापसी की। इंदिरा गांधी की जेल की तस्वीरें, जेल में चरखा सूतने की तस्वीरें लगातार अखबारों में छपी, वायरल हुई और एक सहानुभूति उनके प्रति लोगों की उपजी। और जिस तरीके से सत्ता के लिए आपस में जनसंघ और उनका गठबंधन आपस में लड़ रहे थे, उससे देश की जनता नाराज हुई और 1980 में एक बार फिर से 7वीं लोकसभा में कांग्रेस को बम्पर बहुमत दिया। और इस बार भी कांग्रेस ने 1980 में दूसरी बार दिलीप सिंह भुरिया को अपना उम्मीदवार बनाया और इंदिरा लहर थी और इंदिरा लहर में दिलीप सिंह भुरिया पहली बार 1980 में सांसद चुने गए और दिल्ली पहुंचे। लोकसभा में इस इलाके का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बीजेपी की, उस समय बीजेपी का गठन हो चुका था आपको बता दें, और बीजेपी पूरे देश में 2 सीटों पे ही जीत पाई थी। और जमुना देवी बीजेपी के टिकट पे 1980 में चुनाव लड़ी थी और उनको पराजय का सामना करना पड़ा। दिलीप सिंह भुरिया ने उन्हें 90,136 वोटों से मात दी थी। उसके बाद सन आता है, आपको याद होगा कि 1984 में
इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा बलों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसके बाद देश के कई इलाकों में सिख विरोधी दंगे शुरू हुए, कांग्रेस के प्रति सहानुभूति पैदा हुई और अचानक से जो पायलट थे राजीव गांधी, उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और देश में जो सहानुभूति लहर थी उसको देखते हुए कांग्रेस ने 1 साल पहले चुनाव कराने का ऐलान किया। लोकसभा को भंग कर दिया गया और जो 8वीं लोकसभा के लिए 1984 में चुनाव हुए उसमें भारी बहुमत में ऐतिहासिक बहुमत कांग्रेस को मिला था। करीब 400 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती और इस लहर में इस इलाके से झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से दिलीप सिंह भुरिया एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे थे। इस बार उन्होंने भगवान सिंह चौहान को हराया था जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। 9वीं लोकसभा 1990 में हुई, सेम उम्मीदवार थे, दिलीप सिंह भुरिया जीते, भगवान सिंह चौहान को हराया। उसके बाद 10वीं लोकसभा का चुनाव आया 1991 में। बीजेपी धीरे धीरे इस दौर में मजबूत होना शुरू हो चुकी थी, अंचल में वो अपने पैर पसार रही थी। हालांकि इस दौर में भी बीजेपी को फलियों में अपने बूथों पर बैठाने के लिए एजेंट नहीं मिलते थे, कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, लेकिन ये वो दौर था 90 के दशक का जब बीजेपी का उभार शुरू हुआ था। रेलन चौहान को 1991 में उतारा गया और आपको याद हो कि 1991 में स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी श्री पेरुम्बदूर में, तमिलनाडु में, और उस हत्या के चलते पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति लहर थी और उस लहर का फायदा दिलीप सिंह भुरिया को भी मिला और 1991 में दिलीप सिंह भुरिया ने रेलन चौहान को 1,34,000 से ज़्यादा वोटों से मात दी। ये एक बड़ी जीत थी और ये जीत इसलिए आई क्योंकि ये सहानुभूति लहर थी कांग्रेस के प्रति स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या को लेकर। उसके बाद दौर आया 11वीं लोकसभा का 1996 में। दिलीप सिंह भुरिया एक बार फिर से यहाँ पर, ये बड़ा रोचक चुनाव था। अगर आपको याद हो तो इस चुनाव के पहले कांग्रेस के भीतर उथल पुथल मची हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सोनिया गांधी उस समय राजनीति में नहीं थी और उनके जो समर्थक थे स्वर्गीय अर्जुन सिंह थे, नारायण दत्त तिवारी थे, इन सबको लगता था कि कांग्रेसी कमान अब सोनिया गांधी को संभाल लेनी चाहिए। लेकिन देश के कार्यकर्ताओं को, देश को ये बताना था कि बगैर गांधी खानदान के कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है और इंदिरा कांग्रेस ही सब कुछ है और नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस कमजोर है। लिहाजा राष्ट्रीय स्तर पर बताया जाता है कि सोनिया गांधी के इशारे पर तिवारी कांग्रेस का गठन हुआ। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह जो कि उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो अघोषित रूप से तिवारी कांग्रेस का काम कर रहे थे। दिलीप सिंह भुरिया चूंकि दिग्विजय सिंह के लिए परेशानी का सबब बन चुके थे, इसलिए दिलीप सिंह भुरिया को हराने के लिए तिवारी कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के ही प्रभुदयाल गहलोत जो कि सेलाना से कई बार विधायक रहे हैं, उन्हें तिवारी कांग्रेस के टिकट पे मैदान में उतारा गया। 43 से ज़्यादा अन्य उम्मीदवार भी मैदान में उतारे गए, जिनमें से 37 के करीबन निर्दलीय उम्मीदवार थे। कोशिश ये थी कि यहाँ के जो मतदाता उस समय बैलेट पेपर से मतदान करता था वो कंफ्यूज हो जाए इतनी बड़ी वोटर लिस्ट को देखकर। लेकिन उसके बावजूद भी दिलीप सिंह भुरिया यहाँ पर तिवारी कांग्रेस के लाख षड्यंत्र के बावजूद भी 27,899 वोट से 1996 में 11वीं लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। तो ये 11वीं लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको दी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के भीतर ध्रुवीकरण चल रहा था और 43 उम्मीदवार खड़े हुए थे। उसके बाद आया 1998 का साल, 12वीं लोकसभा। कांतिलाल भुरिया यहाँ पर पहली बार, दिलीप सिंह भुरिया, ये वो दौर था 1996 से 1998 के बीच में। 1996 में दिलीप सिंह भुरिया को ये एहसास हो गया था कि दिग्विजय सिंह उनकी राजनीति को खत्म करेंगे और वजह ये थी कि दिलीप सिंह भुरिया अजीत जोगी के साथ मिलकर लगातार ये मांग कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था और आज मध्य प्रदेश की 21% आबादी आदिवासियों की है। 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों की आती है, 29 में से 6 लोकसभा सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है और छत्तीसगढ़ जब शामिल था तो ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ जाता था। दिग्विजय सिंह काफ़ी परेशान थे जिस तरीके की लॉबिंग
अजीत जोगी और दिलीप सिंह भुरिया दिल्ली में किया करते थे आदिवासी विधायकों के साथ। इसलिए यह जरूरी था दिग्विजय सिंह के लिए कि वो कांतिलाल भुरिया के जरिए दिलीप सिंह भुरिया की राजनीति को खत्म करें और अंततः वो कामयाब रहे। 1996 में जिस तरीके से तिवारी कांग्रेस के जरिए उनको हराने की एक असफल कोशिश की गई, लेकिन दिलीप सिंह भुरिया को ये लग गया था कि कांग्रेस में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए दिलीप सिंह भुरिया ने 1998 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी को दिलीप सिंह भुरिया की जरूरत थी क्योंकि बीजेपी का कैडर यहाँ पर नहीं था, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। इसलिए 1998 में बीजेपी में दिलीप सिंह भुरिया शामिल हो गए, हालांकि उनकी बेटी भी बनी रही। और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें कांतिलाल भुरिया को कांग्रेस ने दिलीप सिंह भुरिया के सामने उतारा और कांतिलाल भुरिया का ये पहला लोकसभा चुनाव था। उसके पहले वो थानला से विधायक थे, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे आदिम जाति कल्याण विभाग के, और दिग्विजय सिंह के आशीर्वाद के साथ उन्होंने ये चुनाव लड़ा और 1998 में कांतिलाल भुरिया ने 82,373 वोटों से दिलीप सिंह भुरिया को कड़ी मात दी थी। और ये यहाँ पर ये माना जा रहा था कि अब दिलीप सिंह भुरिया का राजनीतिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया है और कांतिलाल भुरिया यहाँ पर जीते। हालांकि केंद्र में उस समय एनडीए की सरकार बनी, इसलिए वो मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कुछ ही दिनों में 13 महीने में ये सरकार गिर गई और 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनाव हुआ। फिर से वही उम्मीदवार हुए, बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो दिलीप सिंह भुरिया के अलावा किसी अन्य को उतारे और कांतिलाल भुरिया का भी कोई विकल्प नहीं था। लिहाजा एक बार फिर से दिलीप सिंह भुरिया और कांतिलाल भुरिया का मुकाबला हुआ। कांतिलाल भुरिया कांग्रेस की ओर से थे और दिलीप सिंह भुरिया बीजेपी की ओर से। और इस बार 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव में 1,49,377 वोटों से एक बड़ी जीत कांतिलाल भुरिया ने यहाँ पर दिलीप सिंह भुरिया के खिलाफ दर्ज की थी। तो लगातार दूसरी मात 1999 में दे दी थी कांतिलाल भुरिया ने दिलीप सिंह भुरिया को और साथ में बीजेपी को। फिर सन आया 2004 का 14वीं लोकसभा के लिए। कांतिलाल भुरिया को कांग्रेस ने फिर से टिकट दिया और बीजेपी ने इस बार लगातार 2 हार के बाद दिलीप सिंह भुरिया का टिकट काट दिया था और रेलन चौहान को यहां टिकट दिया था। आपको ये भी बता दें कि 2003 में दिसंबर में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार जनता के आक्रोश का शिकार बनी थी और उमा लहर कही जाती है। 173 सीटें जीतकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और उसके 6 महीने बाद ही ये चुनाव हुए और दिलीप सिंह भुरिया उस समय बीजेपी को लगा कि उनके लिए ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। संघ और सेवा भारती यहाँ पर गांव-गांव और फली में पहुँच चुके थे, इसलिए बीजेपी को अपने नए कैडर पर भरोसा था। इसलिए दिलीप सिंह भुरिया का टिकट काटा गया और रेलम चौहान को यहाँ पर सुरेश आर्य ने टिकट दिया था। सुरेश आर्य उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे और उनको ये श्रेय दिया जाता था कि जिले की 5 सीटें, उस समय झाबुआ अलीराजपुर एक जिला हुआ करता था, उसे जीतने का श्रेय सुरेश आर्य पर है। उनकी संगठन क्षमता पे बीजेपी को भरोसा था, संघ को भरोसा था, लिहाजा उनके कहने पर दिलीप सिंह भुरिया का टिकट काटा गया और रेलम चौहान को टिकट दिया गया। लेकिन 14वीं लोकसभा के लिए कांतिलाल भुरिया एक बार फिर से बीजेपी की मध्य प्रदेश में लहर होने के बावजूद, दिग्विजय सिंह विरोधी लहर होने के बावजूद 80,282 वोटों से चुनाव जीत गए थे। और संयोग से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी। साइनिंग इंडिया का नारा फेल हो गया था। भारत उदय का जो नारा प्रमोद महाजन ने दिया था वो विफल हो गया था और यूपीए पार्ट 1 की सरकार बनी और कांतिलाल भुरिया को पहली बार केंद्र में कृषि राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। वो केंद्र में मंत्री बने और यहीं से कांतिलाल भुरिया का कद बढ़ना शुरू हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़र में वो आए और एक कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में उनकी पहचान बननी शुरू हुई। उसके बाद 15वीं लोकसभा का चुनाव आया 2009 में 5 साल का टर्म पूरा करने के बावजूद, और इस बार कांतिलाल भुरिया का मुकाबला दिलीप सिंह भुरिया से हुआ क्योंकि रेलम चौहान एक बड़े अंतर से चुनाव हारी थी। फिर से दिलीप सिंह भुरिया पे भरोसा जताया गया। बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सिफारिश पे दिलीप सिंह भुरिया को टिकट दिया गया था। कड़ा मुकाबला हुआ 15वीं लोकसभा के लिए, लेकिन कांतिलाल भुरिया एक बार फिर से 57,668 वोट से चुनाव जीत गए। हालांकि 1 लाख के करीबन उनके वोटों में कमी आ गई थी।
लेकिन इस चुनाव को जीतने के बाद कांतिलाल भूरिया का कद और बढ़ा। उन्होंने केंद्र में यूपीए 2 में उन्हें केंद्र में जनजातीय मामलों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। करीबन 3 साल तक वो केंद्र में मंत्री रहे दूसरी पारी में, और उसके बाद उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर 2011 में भोपाल भेज दिया गया, मध्य प्रदेश भेज दिया गया। जिम्मेदारी दी गई थी कि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए। तो 2011 तक वो मंत्री रहे हैं, 2003 से लेकर लगातार केंद्र में। उसके बाद चुनाव आया 16वीं लोकसभा का। ये वो चुनाव था जिसमें पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। हर राज्य में, हर गांव में, हर जिले में मोदी लहर देखी और महसूस की जा रही थी। कांतिलाल भूरिया भी उससे अछूते नहीं रहे, और 2014 में जो 16वीं लोकसभा के लिए मतदान हुआ, चुनाव हुआ, उसमें कांतिलाल भूरिया को 1,08,457 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा। और इस बार दिलीप सिंह भूरिया मोदी लहर पर सवार थे। नतीजा, वो दिल्ली पहुंच गए, लोकसभा में सांसद बन के पहुंचे। कांतिलाल भूरिया की सांसद के रूप में ये पहली हार थी। विधायक के रूप में वो पहले एक बार हार चुके थे, जो उनका पहला चुनाव था, और लेकिन सांसद के रूप में ये पहली हार थी, और जो मोदी लहर के चलते हुई थी, और केंद्र में मोदी सरकार बनी। लेकिन करीबन 10-11 महीने हुए थे। दिलीप सिंह भूरिया का स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ। उन्हें पहले दिल्ली ले जाया गया, फिर उन्हें दिल्ली में ही करीबन इलाज के दौरान, 1 महीने के इलाज के दौरान मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, और नतीजा पूरा संसदीय क्षेत्र एक बार फिर से उपचुनाव की ओर बढ़ चला था। उपचुनाव 2015 में हुआ, और उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने ये कोशिश की स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की आकस्मिक मौत से जो सहानुभूति उपजी होगी उसका फायदा उठाया जाए। लिहाजा उनकी विधायक बेटी निर्मला भूरिया पर बीजेपी ने दांव लगाया। लेकिन उनके दांव लगाने मुख्यमंत्री द्वारा 65 से ज़्यादा सभाएं करने, 5 से ज़्यादा रातें इस इलाके में गुजारने और 2500 करोड़ की घोषणा करने के बावजूद कांतिलाल भूरिया उपचुनाव में 88,832 वोटों से जीतने में कामयाब रहे। ये बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि पूरी सरकार कांतिलाल भूरिया को हराने में लगी थी। लेकिन निर्मला भूरिया का जो आभा मंडल था, वो इस पूरे उपचुनाव में कहीं भी मतदाताओं को अपील नहीं कर पाया। ऐसा लगा कि वो सिर्फ औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रही हैं, और कांतिलाल भूरिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। नतीजा, कांतिलाल भूरिया के रणनीति चेहरे की जीत हुई, और वो 88,000 से ज़्यादा वोटों से जीतकर दिल्ली पहुंचे और साबित किया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में, आदिवासी राजनीति में और झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर की राजनीति में फिलहाल उनका कोई तोड़ बीजेपी के पास उपलब्ध नहीं है। अब बारी है 17वीं लोकसभा चुनाव की। ऐलान हो चुका है। कांतिलाल भूरिया एक बार फिर से मैदान में है। 7वीं बार पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। 5 बार वो सांसद रहे हैं, 1 बार चुनाव हारे हैं, और उनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने इस बार नया चेहरा गुमान सिंह डामोर को उतारा है, जो कि झाबुआ से विधायक हैं। गुमान सिंह डामोर ने विधानसभा चुनाव में 4 महीने पहले कांतिलाल भूरिया के बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया को एक कड़ी टक्कर के बाद हराया था, जिसमें निर्दलीय जेवियर मेड़ा की भूमिका भी अहम मानी जाती है। लेकिन रणनीतिक तौर पर बीजेपी को लगता है कि गुमान सिंह डामोर कांतिलाल भूरिया को टक्कर दे सकते हैं, और इसीलिए उन्हें चेहरा बनाया गया है। 7वीं लोकसभा में कौन पहुंचता है, कांतिलाल भूरिया या गुमान सिंह डामोर, ये हम अपने वीडियो में बताते रहेंगे। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हम न सिर्फ जन चौपालें लगाएंगे शहरों और कस्बों में, बल्कि फलिया चौपाल भी आयोजित करेंगे। हम गाँव में पहुँचेंगे, फलियों में पहुँचेंगे, लोगों से बात करेंगे, आपके मुद्दे नेताओं तक पहुँचाएंगे, और नेताओं को बताएंगे कि जनता क्या चाहती है। आप लगातार इन सारी घटनाक्रमों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को, हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत लाइक कर लें। धन्यवाद।